रीतिकालीन कवियों ने रस, अलंकार व छंदों की रीतिकालीन कवियों ने रस, अलंकार व छंदों की निरूपण हेतु प्रायः निम्न ग्रंथों का आधार ग्रहण किया या प्रायः निम्न ग्रंथों को आधार बनाया। प्रायः निम्न ग्रंथों को आधार बनाया। यथा रस हेतु, भानुदत्त मिश्र की रस मंजरी रस तरंगिनी व रस सामग्री ट्रिक रह जाएगा आपकी सामंत। यथा भानुदत्त मिश्र की रसमंजरी, रस तरंगिणी व रस सामग्री। ट्रिक बना लेना सामंत। भानुदत्त मिश्र रस मंजरी, रस तरंगिणी या तरंगिणी एक ही है, सामग्री सामंत। नेक्स्ट अलंकार हेतु, जयदेव रचित चंद्रालोक व अप्पे दीक्षित रचित कुवलयानंद, जयदेव रचित चंद्रालोक व अप्पे दीक्षित रचित कुवलयानंद तथा छंदों हेतु भट्ट केदार रचित वृत्त रत्नाकर, भट्ट केदार की है वृत्त रत्नाकर, या ट्रिक ही रहेगा आपके केदार रत्नाकर, टॉन है। भट्ट केदार रचित वृत्त रत्नाकर, गंगादास की छंदो मंजरी,
गंगादास की छंदो मंजरी, हेमचंद्र का छंदानुशासन, हेमचंद्र का छंदानुशासन, गंगादास की छंदो मंजरी, हेमचंद्र का छंदानुशासन। अनुशासन ये व्याकरण है इसलिए, तथा वंशीधर कृत प्राकृत पेंगलम। हालांकि प्राकृत पेंगलम बारे में कोई ऐसा प्रामाणिक स्रोत नहीं है। वंशीधरकृत प्राकृत पेंगलम टीकाकार माने जाते हैं। लक्ष्मीधर वंशीधर जो आए वो आपको करना है, बस ये। रस छंद अलंकार तीनों आगे, तीनों आगे। इसमें रस वाले मोस्ट है और छंद वाले, सॉरी, अलंकार वाले मोस्ट है, छंद वाले गौण है। प्राकृत पेंगलम, पूर्ण विराम, नॉट रीतिकाल के कवियों ने रीतिकाल के कवियों ने काव्य निरूपण में रीतिकाल के कवियों ने काव्य निरूपण में परवर्ती आचार्यों रीतिकाल के कवियों ने काव्य निरूपण में परवर्ती आचार्यों मम्मट प्रवृत्ति आचार्य मम्मट कोष्टम लिखना काव्य प्रकाश, व विश्वनाथ कोष्टम लिखना साहित्य दर्पण। यानी ये उत्तर हमारे ग्रंथ है, ये ग्रंथकार नहीं है। प्रवृत्ति आचार्यों मम्मट यानी रचना रहेगी काव्य प्रकाश, व विश्वनाथ रचना रहेगी साहित्य दर्पण का सहारा लिया। इस सवाल का अर्थ यह है कि इसमें आपके सारे आगे रस गुण दोष छंद अलंकार सारे, न कि स्पेशली एक एक वर्ग ले रहे हो आप। जो सभी रस जैसे कि काव्य अंगों का चित्रण किया है तो वहां आधार मम्मट का काव्य प्रकाश है या विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है, क्योंकि चिंतामणि सर्वांग निरूपक कवि है और चिंतामणि की रचना का नाम तक काव्य प्रकाश। इसका मतलब है कि इन्होंने इनका सहारा लिया। और यही सवाल संस्कृत डिपार्टमेंट में आया था। परवर्ती शब्द लिखा ना आपने, परवर्ती। नेक्स्ट आगे बढ़िए। रस संप्रदाय का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी संप्रदाय या सबसे बड़ा विरोधी संप्रदाय लिख दो। रस संप्रदाय का सबसे बड़ा विरोधी संप्रदाय कौन सा होगा? अलंकार संप्रदाय। रस संप्रदाय का सबसे बड़ा विरोधी संप्रदाय अलंकार संप्रदाय है। नेक्स्ट मोस्ट करना, कृपाराम की हित तरंगिनी कृपाराम की हित तरंगिनी कोष्टक 1541 ईस्वी कर देना।
कृपाराम की हित तरंगिनी रस निरूपक ग्रंथ है, सर्वांग निरूपक नहीं। कृपाराम की हित तरंगिनी रस निरूपक ग्रंथ है, सर्वांग निरूपक नहीं। नेक्स्ट एक लाइन छोड़कर कुछ प्रसिद्ध रचनाएं यूं ही ले रहे हैं, नोट्स में आ रही है, 4-5 ये ले रहे हैं। कुछ प्रसिद्ध रचनाएं एक दो तीन चार पांच छह सात लिखेंगे। अमरूक का अमरूक शतक या रचनाएं लिखते रहिए कोष्टक में, इनके रचनाकार अमरूक शतक। कोष्टक में लेखक का नाम लिख दीजिएगा, किसकी रहेगी? अमरूक की। आर्या सप्तशती यूं ही ले रहे हैं, कोई इनका सीधा इनसे कोई लेना देना नहीं है, नगेंद्र चल रहा है इसलिए। आर्या सप्तशती गोवर्धनाचार्य, आर्या सप्तशती गोवर्धनाचार्य, श्रृंगार शतक, ये तो जीके में है आपके। भृतृहरि, भृतृहरि, चौर पंचाशिका, इसको हम लोग पढ़ेंगे नाटकों में। विलहन, श्रृंगार शतक, भर्तृहरि, चौर पंचाशिका, विलहन, राज तरंगिणी, आए काव्य थोने तारे जोड़ पे जोड़ आते ही मंठा पड़ गयो। कलहण, रामचरित, रामचरित, संध्याकर नंदी, रामचरित, संध्याकर नंदी, सूर्य शतक, मयूर, श्रृंगार तिलक व घटक कर पर, श्रृंगार तिलक व घटक कर पर, कालिदास, अलग अलग है। नेक्स्ट, आधा अधूरा प्रश्न मत लीजिएगा,
या तो बराबर आधा है या फिर पूरा प्रश्न ले लीजिए, यानी टुकड़ों में ये रहेगा नहीं अगला सवाल। भूमिका चल रही रीतिकाल के अभी तक। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में ये उतार लेना पहले। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में रीतिकाल के कवियों को मुख्य रूप से रीतिकाल के कवियों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया है। तीन वर्गों में विभाजित किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में रीतिकाल के कवियों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया है। यथा रीति काव्य, रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य। रीति काव्य सर्वांग निरूपक कवि, विशिष्टांग निरूपक कवि। सर्वांग निरूपक कवि, विशिष्टांग निरूपक कवि, विशिष्टांग निरूपक कवियों में रस निरूपक कवि, अलंकार निरूपक कवि, छंद निरूपक कवि। रस निरूपक कवि, अलंकार निरूपक कवि, छंद निरूपक कवि।
उधर सरक रहा है ये। रस निरूपक कवि सर्वरस निरूपक कवि श्रृंगार रस निरूपक कवि नायक नायिका भेद निरूपक कवि। नायक नायिका भेद निरूपक कवि। क्या हुआ? नहीं, आप इसको यूं घुमा दो तो नीचे ले लो। जरूरी है ऐसे लिखना? इसको यूं घुमा दो, नीचे ले आओ, इसको यूं करके यूं ठोको। तो मैंने पूरा पृष्ठ इसलिए कहा ना आपको, नहीं तो हाथ में लिख दो, आगे बैठी मोर में ठोक दो। रीतिकाल की भूमिका की है तो रीतिकाल आरंभ करो, उससे पहले मिल जाएगा ये। हिंदी साहित्य के इतिहास, रीतिकाल भूमिका नहीं, नहीं ये तो जो उन्होंने संपादित ग्रंथ है ना उसमें लिखा है ये। छूटा कहां है? है इतना ही। नेक्स्ट आगे बढ़िए, उधार लीजिए पहले इसको। ये छोटा हो रहा है, इतना ही तो है ये कुछ था ही नहीं भाई। बस तीन दिन से पढ़ रहे हैं इनको, 3 दिन से, और लास्ट में इसका रिजल्ट देखा आपने? अब कहां आएगा? अनेक सवाल नहीं। जो सबसे क्लिष्ट इसमें यही है। नेक्स्ट लिखिए, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, यहां पर भी आधा प्रश्न लीजिए कम से कम। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, ये छूटा तो नहीं आपके? छूटा है? हाँ ठीक है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, कोष्टक में करना 1996, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, कोष्टक 1996, 96 में रीति काल के प्रमुख कवियों को रीतिकाल के प्रमुख कवियों को तीन भागों में विभाजित किया। तीन भागों में विभाजित किया।
नंबर 1 बद्ध रीति काव्य, मुक्त रीति काव्य, रीतितर काव्य, बद्ध रीति काव्य, मुक्त रीति काव्य, रीतितर काव्य। रीति चेतस कवि, बद्ध रीति काव्य, मुक्त रीति काव्य, रीतितर काव्य। बद्ध रीति पुनः 3, पुनः 3 वर्ग। रीति चेतस कवि, काव्य चेतस कवि, अन्य कवि। रीति चेतस कवि, काव्य चेतस कवि और अन्य कवि। बद्ध रीति, मुक्त रीति और रीतितर। मुक्त रीति काव्य, दो वर्ग। मुक्त रीति काव्य, इसके 2 वर्ग। अभिजात वर्ग, इसका दूसरा नाम है क्लासिकल वर्ग, यानी अभिजात वर्ग कवि यानी क्लासिकल वर्ग। इसमें जैसे बिहारी, स्वच्छंद काव्यधारा, स्वच्छंद काव्यधारा के कवि है स्वच्छंद काव्यधारा घनानंद इत्यादि। बद्ध रीति काव्य, मुक्त रीति काव्य, रीतितर काव्य। बद्ध रीति, रीति चेतस, काव्य चेतस, अन्य कवि। मुक्त रीति में अभिजात वर्ग और स्वच्छंद काव्यधारा। अभिजात वर्ग में बिहारी जैसे कवि है और स्वच्छंद काव्यधारा में घनानंद जैसे कवि है। जो कहीं नहीं आए वो कहाँ है? रीति तर में बोंगे तर बीन दिया, बैठा रहे चुपचाप। ये है उन्नीस सौ 96 वो रामस्वरूप चतुर्वेदी का संवेदना वाला है जरूर, लेकिन ये नहीं है, आपने खोटा लिख दिया होगा। नेक्स्ट लिखिए
क्या हुआ? कहां लिखा 86? अरे मैंने 96 कहा था। अंग्रेजी और कहा है? मेरी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, क्या बात करते हो? मैं तो ठीक है आपसे हिंदी में बात करता हूं, नहीं तो मैं करता ही नहीं हूं। हम तो स्कूल देते हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, यही करते हैं। तो ये तो हम आपको समझा रहे हैं हिंदी में, इसका मतलब ये नहीं है बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं। टू दी हेडमास्टर वाली पूरी पूरी मुझे याद है। हाँ, तो बच्चों को हम हिंदी में बात थोड़ी करते हैं। बच्चा जैसे मिलता है तो हाउ डू यू डू, आई हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड यू, आई एम फाइन, ये बोलते हैं। तो इंग्लिश इंग्लिश बात करते हैं भाई। हाँ, छुट्टी होती है या फिर रवाना होते हैं तो यूं नहीं कहते हेलो लेट्स गो, ठीक। और नहीं, बच्चे को बुलाते यूं थोड़ी गए अरे अरे आकित फिरे, नहीं खमान खमान, यूं। इंग्लिश मीडियम स्कूल है भाई। तो 96 बोला मैंने, ध्यान रखा नहीं रखा? हाँ ठीक है। इनको पता ही नहीं, इनको तो जैसे क्लास छूटती है वो क्या हो किया ना, 96 किया। हाँ ठीक है, आगे बढ़िए। मोस्ट करना रीति चेतस और काव्य चेतस विभाजन के बारे में। रीति चेतस और काव्य चेतस विभाजन के बारे में। रीति चेतस और काव्य चेतस विभाजन के बारे में डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि रीति चेतस और काव्य चेतस के बारे में डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि कोई चाहे तो इन्हें, ज्यादा इन्होंने यूं दबाव नहीं डाला कि हमारे नाम रहे। कोई चाहे तो इन्होंने, सॉरी, कोई चाहे तो इन्हें लक्षण चेतस और लक्ष्य चेतस, तार तो पहल को चेतस बदुड़ पूरे बल्टा दिए। लक्षण चेतस और लक्ष्य चेतस, लक्षण चेतस और लक्ष्य चेतस भी कह सकता है। नेक्स्ट मोस्ट एक परिभाषा लिखना मिश्र बंधुओं की। मिश्र बंधुओं की मोस्ट परिभाषा है, आपको एक शब्द याद रखना है बस। नगेंद्र के ग्रंथ से मिश्र बंधुओं की परिभाषा और कॉलेज लेक्चर में आई हुई है। हमें मिश्र बंधु विनोद पढ़ने की जरूरत नहीं, हमारे जहां से आइए ना वापस वहीं से आएगी। अमुक अमुकामुक, अमुक अमुक अमुक, अमुक अमुक का अर्थ वो नहीं है कि तेजल मीडिया कह के मुक ठोक नहीं गाया गया। पढ़ा आपने तेजल मीडिया, पढ़ा क्या वो न्यूज सुनी कि नहीं सुनी? एक हाँ मुक्का प्रतियोगिता चल रही है थोड़े दिन पहले कोई सोशल मीडिया पर, उन्होंने इस मुख के बारे में बताया क्या? अब वो किसकी थी वो नहीं, मुक्केबाजी की प्रतियोगिता चल रही थी। वो कोई आदमी नीचे सो गया, फिर मुक्केबाजी की जाती तो कैसे उसके बचाव कैसे किया जाए, ऐसा कुछ चल रहा था। तो उन्होंने पूरे उसके बारे में विश्लेषण कर दिया है। मीडिया का काम यही है। तो वो मुख नहीं, अपना मुख दूसरा ही। हाँ, मिश्र बंधुओं की परिभाषा में रहेगा अमुक अमुक अमुक, यूं एक शब्द याद रहेगा यूं, और कुछ नहीं याद करना, बस मुक लिखिए। मिश्र बंधुओं के अनुसार भैया कलयुग है, कलयुग अगर समझते हो ना आप, तो ये असल कलयुग ये है, कलिकाल।
मिस्र बंधुओं के अनुसार आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं। आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं। आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं। अल्पविराम, मानो वो आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं। मानो मानो वो संसार से यह कहते हैं कि मानो वो संसार से यह कहते हैं कि मानो वो संसार से यह कहते हैं कि अमुका अमुक विषयों की, लिख रखा मैंने इधर, अमुका अमुक विषयों के वर्णनों में, अमुकामुक विषयों के वर्णनों में, फर्स्ट ग्रेड वाले इसको मोस्ट याद करना यूं, सेकंड ग्रेड में ये लेवल थोड़ी ऊपर है परिभाषा। सेकंड ग्रेड सवाल सरल ज्यादा आते हैं यूं, हालांकि अब पैटर्न थोड़ा बदला है और वर्तमान का पैटर्न शायद ये उनका प्रयास ये रहे कि बहुत गुड सवाल दिया जाए। अगर हाँ इस एंगल से पेपर बनाएंगे तो क्या होगा, जैसे कि चिंतामणि की जो मुख्य रचना है वो न पूछकर गौण रचना पूछ लेंगे। घनानंद की हम लोग सुजान सागर रसकेली वल्ली रचनाएं पढ़ेंगे, वो छोड़कर कोई एकदम ऐसी रचना है जो गौण पूछ लेंगे। देव की रस विलास, भाव विलास, शब्द रसायन, काव्य रसायन, भवानी विलास छोड़कर कोई पाउस विलास पूछ लेंगे। पाउस शायद घनानंद की है, इनकी नहीं है। तो ये गौण रचना पूछने का अर्थ ये हुआ कि घनानंद की रचना है, घनानंद कवर हो गए। और होता ये कि कोचिंग वाले जो पढ़ाते हैं मुख्य मुख्य मोस्ट उसको काटो और दूसरा दे दो। हो सकता है ऐसा कर ले तो होगा, सबके साथ होगा, आपके साथ नहीं होगा। अभी तक ऐसा हुआ नहीं हिंदी में यूं। आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं। अल्पविराम, मानो वो संसार से यह कहते हैं कि अमुकामुक विषयों के वर्णनों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी है, अमुक प्रकार के कथन उपयोगी है और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। यानी आपको याद क्या करना है, अमुक 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 प्रकार के कथन उपयोगी है और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। अनुपयोगी में उपसर्ग कौन सा है, धन उपयोगी। 27 तारीख को है या 28 को है, ड्यूटी नहीं आपकी, कौन करेंगे? ऐसी ड्यूटियां पहले लगती है, आपको पता है? हाँ 2012 की नहीं, हमारी भर्ती मैंने जो दिया था ना एग्जाम, उस समय ड्यूटी ऐसी लगी थी। जस्ट आधा घंटा पहले हमारे उस समय सैनी जी एसडीएम थे। जैसे मैं 2006 वाली भर्ती थी, 7 में हमारा एग्जाम हुआ था, 2008 जनवरी हमारी पोस्टिंग थे, थर्ड ग्रेड टीचर लगे थे। आधा घंटा पहले यूं सेंटरों पर वाहन रखे हुए थे, 1 घंटा था शायद, यूं एकदम यूं इधर से उधर किए थे। यूं जैसे हाई स्कूल का जो स्टाफ था ना, उसको ठोक दिया पीछे कॉलेज में, कॉलेज से ले आए हाई स्कूल, बॉयज कॉलेज है इसका, जैसे आगे कोई प्राइवेट स्कूल उसमें उसका इधर, यूं किया था 1 घंटा पहले। क्योंकि पूरा सबने अपना अपना पूरा सिस्टम जमाया, 1 घंटा पहले सबको यूं बिखेर दिया। ओ हाँ, सैनी जी करके एक एसडीएम थे, वो बहुत अच्छा यूं पारदर्शी तरीके से एग्जाम करवाया था। तो हमारे टाइम मेरिट कितनी रही आप क्या मानते हो? 200 के पेपर था, 100.50 वाले का चयन हो गया यूं, नेट 50%।
अब ऐसी मेरिट का आप कल्पना कर सकते हो क्या, यार इसमें रही यूं 35 36 यूं, हाँ तो हमारे 50% रही थी मेरिट। 200 का पेपर था और 100.55 ऐसे कुछ ये इनका हो गया। हम लोगों के 132 नंबर आए थे उस समय यूं, क्योंकि हम उस समय प्रतियोगी परीक्षाओं के धुरंधर माने जाते थे। फिर था मैं यूं यूं कोई बात ही, सच में मतलब 132 नंबर आए, 132 नंबर कह रही हूँ। और राजस्थान का जैसे मेरिट बन रही थी उस समय ड्यूटियां पारदर्शी लगी थी। उसके बाद में काफी यूं धूड़ उड़ी थी, अब थोड़ा ठीक है। नहीं नहीं अब ठीक है, अब ऐसा नहीं है, अब तो ऑनलाइन है, नहीं है सब ठीक है। आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वो संसार से ये कहते हैं कि अमुक अमुक विषयों के वर्णन में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी है और अमुक प्रकार के कथन अनुपयोगी। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में, 4, 3, 13, 1900 और चौथा पक्का 1934 है, ठीक है। लिखिए इसमें मिश्र बंधु भाग 2, कोष्टक लिखिए मिश्र बंधु भाग 2। ये परिभाषा तो मिश्र बंधुओं के ही, कौन से ग्रंथ में, मिश्र बंधु भाग 2 में। अरे मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद भाग 2। नेक्स्ट रीति चेतस, ये हाँ बच्चन सिंह की, हालांकि कोई इतना मोश नहीं, फिर भी आप लिखते रहिए। बीच में परिभाषा किसकी आ गई एक, और ऊपर बच्चन सिंह का विभाजन हो गया ना, आगे लिखते रहिए कोई दिक्कत नहीं, मैंने बीच में ले ली परिभाषा है। रीति चेतस प्रयास करके चिंतामणि भिखारी दास, और भिखारी दास को रेखांकन करना क्योंकि इनको पहले आचार्य मानते हैं, ग्वाल को अंतिम। रीति चेतस में लिखना चिंतामणि व भिखारी दास, सही तो बहुत है लेकिन यहां 2 लिख रहे हैं हम। नेक्स्ट काव्य चेतस, विभाजन किसका है, ये बच्चन सिंह का है। काव्य चेतस देव मतीराम पद्माकर, काव्य चेतस में देव मतीराम पद्माकर। नेक्स्ट मोस्ट मुक्त रीति के क्लासिकल वर्ग में क्या हुआ, काव्य चेतस हो गया, देव मतीराम पद्माकर। नेक्स्ट मुक्त रीति के क्लासिकल वर्ग में क्लासिकल वर्ग क्या हो गया, मुक्त रीति के क्लासिकल वर्ग में अकेले बिहारी, अरे भी विभाजन भी है बच्चन सिंह का, तो सीधा सा बच्चन सिंह रहेंगे। मुक्त रीति के क्लासिकल वर्ग में अकेले बिहारी व स्वच्छंद काव्यधारा में स्वच्छंद काव्यधारा में घनानंद ठाकुर आदि आते हैं। अटकी कहां है आपकी गाड़ी, हुआपो में कैसे हो, मुक्त रीति के क्लासिकल वर्ग में अकेले बिहारी व स्वच्छंद काव्यधारा में घनानंद ठाकुर आदि आते हैं। नेक्स्ट यानी बच्चन सिंह के अनुसार बिहारी मुक्त रीति के
बच्चन सिंह अनुसार बिहारी मुक्त रीति के अभिजात वर्ग में आएंगे। मुक्त रीति के अभिजात वर्ग में आएंगे। नेक्स्ट मोस्ट आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया। और रीतिबद्ध रीति सिद्ध और रीतिबद्ध रीति सिद्ध व रीति मुक्त रीतिबद्ध रीति सिद्ध व रीति मुक्त नाम से कवियों का विभाजन भी किया। नेक्स्ट मोस्ट करना, देव ने सुकवि को, अभी लिखा था वो ये, देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। नेक्स्ट बिहारी ने ग्रामीण संस्कृति की हंसी उड़ाई है। बिहारी ने ग्रामीण संस्कृति की हंसी उड़ाई है। क्वेश्चन करना भाई बच्चन सिंह। बिहारी ने ग्रामीण संस्कृति की हंसी उड़ाई है। क्वेश्चन भाई बच्चन सिंह। नेक्स्ट मोस्ट पद्माकर कहते हैं ऐसा, हम आगे देव का भी लिखेंगे लेकिन दोनों एक जैसे हैं फिर भी अलग है। पद्माकर कहते हैं इन्वर्टेड कोमा में, आखर लगाए लेत लाखन की सामा है। आखर लगाए लेत लाखन की सामा है। इसका अर्थ है कि लाखों रुपए देकर आखरों को खरीदा जा रहा है। कह रहे आखर लगाए लेत लाखन की सामा है। आखर लगाए लेत लाखन की सामा है। नेक्स्ट मोस्ट आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल के प्रकरण 2 में आचार्य शुक्ल ने रीति काल के प्रकरण 2 में रीति ग्रंथकार कोष्टक में 57 कवि, आचार्य शुक्ल ने रीति काल के प्रकरण 2 में रीति ग्रंथकार कवियों में क्वेश्चन क्या लिखा है? 57 कवि। प्रकरण 2 में रीति ग्रंथकार कवियों में प्रथम चिंतामणि व अंतिम रसिक गोविंद को रखा है। प्रथम चिंतामणि व अंतिम रसिक गोविंद को रखा है। ये भक्त कवि है, वैसे पढ़ लेंगे अपन आगे। प्रथम चिंतामणि व अंतिम रसिक गोविंद को रखा है। नेक्स्ट, फास्ट लिख लीजिए 1.5 मिनट में। नेक्स्ट, आचार्य शुक्ल के अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं, सैकड़ों कवि हुए हैं, वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते। वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते। नहीं को रेखांकन करेंगे, विशेष रूप से आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते। पूर्ण विराम, वे वास्तव में क्या है? वे वास्तव में कवि ही थे। दोबारा बोल रहा हूं, यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं, वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते। वे वास्तव में कवि ही थे। इन्वर्टेड कॉमा में एक और लिखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार। ये तो अभी लिखा है, ये तो याद करना ही करना, क्योंकि ये तो पूरा आधार है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। पूर्ण विराम, उनका उद्देश्य
उनका उद्देश्य कविता करना था। उनका उद्देश्य कविता करना था, न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर क्योंकि आचार्य तो है ही नहीं है। उनका उद्देश्य कविता करना था, रेखांकन, न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना। अगर ऐसा करते तो ये क्या कहलाते? आचार्य। नहीं तो ये क्या कहलाए? कवि। यहां यही कारण है। टैली कर लेना, दोबारा बोल रहा हूं। इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। पूर्ण विराम। उनका उद्देश्य कविता करना था, रेखांकन, न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना। पूरा रेखांकन। बाकी वाला कल